गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सो सेकेंडरी डेटा, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि प्राइमरी डेटाज वो डेटाज होते हैं जिनको हम फर्स्ट हैंड यानी आप पहली बार कलेक्ट कर रहे होते हैं, और सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो डेटा होते हैं जिनको आप दे आर कलेक्टेड फ्रॉम सम आउटसाइड एजेंसीज, जिनको हम किसी आउटसाइड एजेंसीज के थ्रू कलेक्ट करते हैं और उनको हम फर्दर स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं अपने इस डेटा अपने मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस करते हैं। सो सेकेंडरी डेटा जो होते हैं उनको हम कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जो जिनके थ्रू हम सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा यानी हम सेकेंडरी डेटा को किन किन सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो सोर्सेज में इसमें दो सोर्सेज आते हैं। जैसे प्राइमरी के भी मैंने बहुत सारे सोर्सेज बताए थे, सेकेंडरी के सोर्सेज दो होते हैं, दैट इज पब्लिश्ड सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अब पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम पब्लिश्ड के बारे में जान लेते हैं। सो पब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं? चलिए, पब्लिश्ड सोर्सेज में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अभी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस क्या होते हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का मतलब होते हैं जैसे बहुत सारे जो स्टैटिस्टिकल डेटाज होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रेगुलरली उनको स्टैटिस्टिकल डेटा को पब्लिश करती है। ये जो पब्लिश इंफॉर्मेशंस होती हैं ये किसी भी एक बहुत ऑथेंटिक और रिलायबल जो है वो सोर्स माना जाता है, जिसके थ्रू आप जो है वो जो इन्फॉर्मेशन वो पब्लिश करती हैं बहुत ही रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स होता है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस जो होते हैं गवर्नमेंट के या फिर स्टैटिस्टिकल, वो इन डेटास को लेते हैं और इसके बेस पर अपनी स्टडीज़ को में हेल्प लेते हैं, तो उनको हम गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। नंबर सेकेंड, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। कुछ लोकल बॉडीज जैसे लाइक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हो गए, कुछ इस तरीके से जो और लोकल बॉडीज़ होती हैं ये अपनी रिपोर्ट्स पीरियोडिकली पब्लिश करती हैं और इसमें वो कुछ कुछ डिटेल्स देती हैं रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग एजुकेशन, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, सैनिटेशन की क्या क्या फैसिलिटीज़ दे आर प्रोवाइडिंग। सो ये सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के अंदर कैटेगरी में आता है एंड दिस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। तो ये हमारा एक सेकेंड हो गया। नंबर थर्ड, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। नाउ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में हम ले सकते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, कुछ ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा ऑब्टेन कराती हैं, पब्लिश करती हैं। ठीक है जी, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल दिए मैंने आपको जो कि अपने स्टैटिस्टिकल डेटास को पब्लिश करती हैं। तो वहाँ से भी एक तरीके से हम सेकेंडरी डेटास को कलेक्ट करते हैं और अपनी मेथड अपनी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद ट्रेड एसोसिएशंस। ट्रेड एसोसिएशंस एंड पब्लिकेशंस। अब ट्रेड एसोसिएशंस में भी ट्रेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनसे रिलेटेड कोई बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और एक रिसर्च डिविजन्स होते हैं इनके अंदर जो स्टैटिस्टिकल डेटास को कलेक्ट करता है, उनके गो थ्रू करता है। जैसे आपका इसमें एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू शुगर मिल इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय शुगर मिल एसोसिएशन। शुगर मिल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो शुगर मिल एसोसिएशन ही पब्लिश्ड करेगा। सो वहाँ से भी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ट्रेड एसोसिएशन एंड पब्लिकेशन के अंदर आ गया।
नंबर 5 में हम ले सकते हैं रिसर्च स्कॉलर्स पब्लिकेशंस। अब ये रिसर्च स्कॉलर पब्लिकेशंस के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, उनको हम रिसर्च स्कॉलर्स बोलते हैं। तो रेगुलरली दे पब्लिश देयर रिसर्च वर्क टू कंटेन यूजफुल एंड रिलायबल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच कैन बी हेल्प फॉर फर्दर स्टडीज़, जो कि आगे किसी ना किसी के हेल्प आती हैं, काम आती हैं। तो उनको भी हम इस कैटेगरी में, सेकेंडरी डेटा की कैटेगरी में डालते हैं। उसको हम बोलते हैं रिसर्च स्कॉलर पब्लिकेशंस। गॉट इट। इसके बाद कुछ और भी बहुत सारे, इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। इसमें हम जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स भी ले सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेड बॉडीज़ जो होती हैं, जिसमें आपका FICCI हो गया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई। बहुत सारी ऐसी ट्रेड बॉडीज़ होती हैं जो कि अपने अपने पब्लिकेशंस को पब्लिश करती हैं और लोग उनसे डेटा को कलेक्ट करके एज ए सेकेंडरी डेटा का सोर्स यूज़ करते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स हो गई जॉइंट स्टॉक कंपनी की, है ना, आर्टिकल्स हो गए, मार्केट रिव्यू एंड रिपोर्ट्स हो गए, ये सारे हमारे पब्लिश्ड सोर्सेज के ही पार्ट्स होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी डेटा में ही आते हैं ये। इसके बाद हमारा जो सेकेंड है दैट इज़ अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड सोर्सेज में हमारे वो सारे डेटा आते हैं जिनको दे आर नॉट पब्लिश्ड, उनको हम पब्लिश नहीं करते। सच जो गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट तो किया, ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट तो किया अपने यूज़ के लिए, बट उसको अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में रखा लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया। इसमें कई सारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम पब्लिश नहीं करते हैं, तो वो सारे हमारे इस अनपब्लिश्ड सोर्सेज में आ जाते हैं, अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डेटा के अंदर आते हैं। सो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश्ड डेटा। सो ये हमारे अनपब्लिश्ड डेटा में आएंगे। इसमें कोई है सब पॉइंट्स नहीं होते हैं, बट हाँ, जिनको हमने पब्लिश किया वो पब्लिश डेटा हो गए, जिनको हमने पब्लिश नहीं कर पाए किसी भी कारणों की वजह से, वो हमारे अनपब्लिश्ड डेटा की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर में जो हमें मेन चीज़ आती है दैट इज सेंसस एंड सैंपल मेथड। तो सेंसस और सैंपल मेथड में हम थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। जो सेंसस मेथड होता है ये डेटा कलेक्टिंग के मेथड हैं। सेंसस मेथड में हम बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसमें हम ऑल यूनिट्स को, जितनी भी यूनिट्स होती हैं, इन सबको हम पूरे यूनिवर्स को एक वन मानकर चलते हैं। होल यूनिवर्स को हम वन कंसिडर करके चलते हैं सेंसस मेथड में, यानी किसी भी पार्ट को हम छोड़ते नहीं हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन आर इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टिगेशन, उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड। और सैंपल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हम पॉपुलेशन का करते हैं, पॉपुलेशन में हम एक एक व्यक्ति के घर जाते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं। वो हमारे सेंसस, यानी एक एक व्यक्ति के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दैट इज कम्स अंडर द सेंसस मेथड। नाउ सैम्पलिंग मेथड में हम पूरे यूनिवर्स की स्टडी ना करके कुछ सैम्पल्स के बेसिस पर ही हम रिजल्ट को कंक्लूड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सैम्पल मेथड। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमारे पूरे शरीर का ब्लड नहीं निकालता, पूरे ब्लड को टेस्ट नहीं करता। वो क्या करता है, वो जस्ट कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड्स को लेता है और सैंपल के तौर पर लेता है और उसके बाद उसको ही वो टेस्ट करके आपके शरीर में क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में बता देता है। एंड दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग मेथड। इसी तरीके से सैम्पलिंग मेथड भी वर्क करता है, जिसमें हम पूरे यूनिवर्स की स्टडी ना करके केवल हम कुछ पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बाद पूरी स्टडी का हम एक कंक्लूजन निकाल देते हैं। अब सैम्पलिंग मेथड में दो मेथड्स को हम इंक्लूड करते हैं। बेसिकली सैम्पलिंग मेथड में हमारे जो मेथड्स आते हैं, सैम्पलिंग मेथड में हम इसको दो पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 1 इज random sampling and number 2 is non-random sampling.
अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है व्हेन द सैंपल यूनिट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, कुछ भी अचानक से। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको हम एक ऑल्टरनेट नेम से बुला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम है। अचानक से कोई भी यूनिट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी सैंपल या फिर यूनिट को आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड के आप एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, लॉटरी है ना, लॉटरी का आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या आता है, अब इसके भी कुछ अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो रैंडमली नहीं होता, यानी इसको हम बोलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब हो गया, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या आया कि व्हेन द सैंपल आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, आपका कोई क्या पर्पस है, आपके जजमेंट के ऊपर और कन्वीनियंस के ऊपर, कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ये तीनों चीज़ों के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो हमारा आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में मैंने बताया जजमेंट सैम्पलिंग हो गया, कोटा सैम्पलिंग हो गया, ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। पर्पस, जजमेंट सैम्पलिंग क्या हो गई और कोटा सैम्पलिंग क्या होती है। जजमेंट सैम्पलिंग में इसको हम डेलिब्रेट और पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग को। ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब हो गया जिसमें सैंपल्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द इन्वेस्टिगेटर यूजेस हिज जजमेंट कॉन्शियसली टू सेलेक्ट इंडिविजुअल आइटम्स फॉर सैम्पलिंग। आप अपने खुद के जजमेंट को यूज करते हैं, अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू को रख के आप सोचते हैं, उसको हम बोलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रॉम अ यूनिवर्स ऑफ 1000 लेडीज यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ परफ्यूम द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट 100 लेडीज। आपने उसमें 100 लेडीज को सेलेक्ट कर लिया और उस 100 लेडीज सेलेक्ट करने के बाद डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, अब उसमें से हमारा डिसीजन होगा कि हम किसको सेलेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग। उसके बाद आता है कोटा सैम्पलिंग। अब ये कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज जनरली यूज्ड फॉर सर्विंग या फिर सीकिंग पॉलिटिकल, रिलीजन एंड सोशल ओपिनियन। बेसिकली हम इसको करते हैं कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन। ये कोटा जो सैम्पलिंग है ये प्रपोर्शन पर डिपेंड करता है, प्रपोर्शन ऑफ पर्सन इन वेरियस कैटेगरीज। कितने लोग किस कैटेगरी में है, जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इसमें डिसाइड करता है क्लासिफिकेशन हमारा। कन्वीनियंस का हम बोले, अब इसमें एक कोटा सैम्पलिंग का इसमें एग्जांपल अगर मैं दूं तो इसमें हम दे सकते हैं हाउ मेनी स्कूल चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड टू लीव देयर स्कूल स्टडीज ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर आपको एक सर्वे करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कितने स्कूल्स हैं, उसके बाद कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, उसके हिसाब से आप एक कोटा सैम्पलिंग बनाते हो। दैट इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सैंपल इज सेलेक्टेड from the universe simply on the basis of convenience of the investigator। आपकी convenience के according जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो, that is called convenience sampling। so ये सारे हमारे नॉन सैम्पलिंग और रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको मैंने अभी आपको बताया। so if you like my videos please like, share and subscribe my channel। thank you very much।